चाहूंगा वीर राणा प्रताप की वो भूमि और वो हल्दी घाटी का युद्ध, जहां अनेकानेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन क्या नदी के इस किनारे खड़ी हुई मुगलों की सेना, नदी के इस तरफ खमनोर में खड़ी हुई राणा प्रताप की सेना और राणा पुंजा के द्वारा वो लड़ी गई लड़ाई, क्या 70 साल बाद भी उस खमनोर के आदिवासी को या उसके आसपास के इलाके आदिवासी को सरकारी नौकरी में आने का वो अवसर मिल सका? माननीय सभापति महोदय, दोनों ही सरकारों की विचार करने का प्रश्न है कि हमने आदिवासी आरक्षण दिया, पहले जिले को यूनिट मान करके दिया कि 50% से ज्यादा जिस जिले के अंदर आदिवासी की आबादी होगी हम उसे आरक्षण देंगे, टीएसपी एरिया देंगे। फिर हमने तहसील को उसका पैमाना बनाया, फिर हमने रेवेन्यू विलेज को उसको पैमाना बनाया। लेकिन ये ऐतिहासिक सत्य है, ऐतिहासिक तथ्य है कि एक बहुत बड़े इलाके का आदिवासी जो उसी तरह की परिस्थिति रखता है, क्या वल्लभनगर का आदिवासी प्रतापगढ़ के आदिवासी से अलग है? क्या मावली का आदिवासी वहां के आदिवासी से अलग है? क्या खमनोर का आदिवासी वहां के आदिवासी से अलग है? और क्या मारवाड़ का आदिवासी मेवाड़ के उस आदिवासी से अलग है? मैं इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय। स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा ने बड़ी संख्या के अंदर भीलों को जैसलमेर जिले में बसाया था, और इसलिए बसाया था कि वो एक योद्धा कौम है, और अगर कभी लड़ने की जरूरत पड़ी, मुकाबले की जरूरत पड़ी, तो वो लोग उसका मुकाबला कर सके। लेकिन आज जैसलमेर के उस भील आदिवासी की क्या हालत है? माननीय सभापति महोदय, प्रदेश और देश की सरकार और दोनों कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टी के लोगों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि 7 दशक से वो आदिवासी वंचित है, उसको मुख्य धारा में कैसा लाया जाए। एक रेवेन्यू विलेज भौगोलिक पैराफरी के आधार पर आप आरक्षण का निर्णय आदिवासी के आरक्षण का मत करिए, आप सांस्कृतिक आधार पर करिए कि कौन किस तरीके से सांस्कृतिक रूप से ये पूरे इलाके के लोग जुड़े हुए थे और कैसे उनको लाभान्वित किया जा सकता है। मुझे बहुत खेद है, बहुत अफसोस है कि मारवाड़ का आदिवासी आज 70 साल के बाद भी एक भी सीधा आईएएस नहीं बन सका, एक भी सीधा आईपीएस नहीं बन सका, एक भी सीधा आरएस नहीं बन सका, एक भी सीधा आरपीएस नहीं बन सका। क्या गुनाह है उनका? ये सब हमारा दोष है। हमने इस तरह के निर्णय लिए और हमने छोड़ दिया कि एक परिवार में जिसके साथ साथ आईएएस है उससे मुकाबला करने के लिए उस मावली और खमनोर के आदिवासी को छोड़ दिया। क्या वो उनका मुकाबला कर पाएगा? क्या वो उनके मुकाबले के जरिए नौकरी हासिल कर सकेगा? समय आ गया है सभापति महोदय। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी 25 सांसद दिए हैं, और आज से ज्यादा बेहतर अवसर नहीं होगा कि जब अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री है, गुलाब चंद जी कटारिया जैसे प्रतिपक्ष के नेता हैं, और डॉक्टर सीपी जोशी जैसे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। चाहे कांग्रेस का आदमी हो तो वो गुलाब चंद जी कटारिया का नाम सम्मान से लेगा, चाहे बीजेपी का आदमी हो वो अशोक गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी का नाम सम्मान से लेगा। ऐसा नेतृत्व हमारे पास है। तो 21वीं सदी के अंदर हमें समाज के उस सबसे वंचित तबके के हित में सोच करके एक सर्वदलीय बैठक करके मारवाड़ और मेवाड़ के इन वंचित आदिवासियों के हित में कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए। और मैं तो विनती करूंगा कि इन तीनों ही लोगों को, लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान के हैं ओम बिड़ला साहब, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री से मुलाकात करके एक नए दरवाजे, एक नए रास्ते हमारे उस वंचित तबके के लिए खोलने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, बहुत उम्मीद से हमारे महबूब नेता राजीव गांधी ने सोचा था कि हम ग्राम पंचायतों को अधिकार देंगे, हम नगर पालिकाओं को अधिकार देंगे, उनको संवैधानिक इकाई बनाने का सोच उन्होंने दिया। उनके मौजूद रहते संवैधानिक अमेंडमेंट लाए गए, लेकिन राज्यसभा में तब भारतीय जनता पार्टी ने साथ नहीं दिया और वो संशोधन पारित नहीं किए जा सके। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के वक्त में 73 और 74वें संशोधन के जरिए वो अमेंडमेंट किए गए और ग्राम पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक
इकाई का दर्जा दिया गया। और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वेंकटैया नायडू ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री होते थे, दिल्ली में उन्होंने सम्मेलन बुलाया, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी इसमें सम्मिलित हुई और तय किया गया कि निचले स्तर पर अधिकार दिए जाएंगे। आज इतने साल के बाद भी क्या दशा है? हमने इस सदन में चर्चा की थी, ये तय किया था कि हम 5 विभाग इनको स्थानांतरण देंगे, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज। क्या हुआ? क्या हश्र है और क्या हमारी भर्तियों के हालात है? माननीय सभापति महोदय, सरकार इनकी हो, आए दिन पर्चा लीक हो रहा है, गिरोह पर्चे बेच रहे हैं। क्या कारण है कि हमारे जिन लोगों को हमने ये दायित्व दिया हुआ है वो अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाते? यूपीएससी के अंदर क्यों एक भी पर्चा लीक नहीं होता? यूपीएससी के अंदर क्यों कोई गिरोह काम नहीं करता? कमियां तो हम में हैं, हम किस आधार पर निर्णय कर रहे हैं? इन संवैधानिक संस्थाओं को जिस रूप में गिरावट की तरफ ले जा रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि एक नए नजरिए के साथ सरकार काम शुरू करे। क्या अनेक जिलों के हालात है? नीति आयोग ने क्या कहा? राजस्थान के 6-7 जिले ऐसे हैं जहां वर्षों से पद खाली ही खाली पड़े हैं। सरकार आती जाती रहती है, कभी इनकी आती है, कभी इनकी आती है, और वो खाली के खाली। कौन सोचेगा इनके बारे में? क्यों सरकार एक नई सोच के साथ नहीं आती है कि हम स्थायी रूप से राजस्थान के तमाम जिलों को एक ऐसी व्यवस्था देंगे कि लोगों को सुशासन मिल सके? आज मैं जिस जिले से आता हूं, सिरोही जिले से, 189 पटवारियों के पद है, 100 से ज्यादा पटवारियों के पद खाली पड़े हुए। इनके राज्य में भी खाली थे, आज भी खाली, और भर्ती करेंगे, लगेंगे, फिर खाली हो जाएंगे। वो के वो ग्राम सेवकों के हालात है, वो के वो कृषि पर्यवेक्षकों के हालात है, वो के वो आयुर्वेद के हालात है, और हॉस्पिटल के हालात तो इससे भी ज्यादा भयावह थे जब मुझे राजस्थान हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी और वहां से आदेश करवा के सिरोही जिले में चिकित्सा कर्मियों की भर्ती करवा। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं सभापति महोदय, क्यों नहीं आप जिला कैडर बनाते, जिला स्तर पर नियुक्ति का निर्णय करते? जिसको भी नियुक्ति लेनी है, नौकरी लगना चाहता है, जिंदगी भर उसी जिले में नौकरी करनी पड़ेगी। जब तक इस तरह के फैसलों के साथ आप आगे नहीं आएंगे, राजस्थान की जनता को सुशासन देना संभव नहीं होगा।